वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज के पेपर 1 की। ये एग्ज़ाम 2014 में जो हुआ है, इसके हम जीएस पेपर 1 जो है इस पर बात करने वाले हैं। चैंपियंस, आप सभी ये जानते होंगे कि जेपीएससी या इस प्रकार की किसी भी परीक्षा को फेस करने से पहले क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है यह देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के पास ही जाना होता है। किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने के लिए या परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए परीक्षा के पैटर्न, क्वेश्चन का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे रामबाण जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसी कारणवश हम लोग जेपीएससी के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए, इसके लिए हम जेपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एक एक करके करने वाले हैं। आज हम जिस पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं ये 2014 का जेपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। तो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैंपियंस आप इस काम को जरूर कर लें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन दबाना ना भूलना, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं कि जेपीएससी के द्वारा 2014 में जो परीक्षा ली गई उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न क्या थे, उनके जवाब क्या थे, और हम ये भी देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है। हम ये चेक करना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का नेचर क्या है, इजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट टाइप के हैं या डिफिकल्ट जो टाइप होता है उस टाइप के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। यह प्रश्न था। प्रश्न आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराए गए हैं। आपको जो उचित लगे आप उस माध्यम में अपना प्रश्न देखें और प्रश्न को हल करने की कोशिश तो करनी ही है। साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि यह प्रश्न जो पूछा गया है वो सामान्य अध्ययन के किस सेगमेंट का प्रश्न है। तो चैंपियंस, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। 4 विकल्प दिए गए थे, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ और सांबर, जिसमें इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वो द राइट आंसर, और इसका अगस्त्य मुनि इसका जवाब होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस वर्ष 2014 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था वो है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी और सूरसेन। आप जिस मीडियम में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, इंग्लिश में या हिंदी में, आप वो प्रश्न देख सकते हैं, जबकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 4 विकल्प दिए गए थे, काशी, सारनाथ, कुशीनगर और बोधगया, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वो द राइट आंसर, सारनाथ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं, डेथ, मृत्युदंड, सामानों की कुर्की जब्ती, कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 जवाब में से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युदंड दिया जाता था, मतलब डेथ की पेनल्टी दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि यह आज के किस राज्य में अवस्थित था। आपको मालूम होना चाहिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो
बिहार राज्य में स्थित था। बिहार राज्य में कुल 2 विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? छठे प्रश्न पर हम आ चुके हैं और छठा प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, चालुक्य, पल्लव, वाकटक और गंग। सही जवाब इसका होगा वाकटक वंश के लोगों ने इनको सहायता और प्रश्रय दिया था अजंता की कला को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? 4 विकल्प हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक सुल्तान था और इसके समय भूमि कर जो था वो उत्पादन का 50% तक लिया जाने लगा था। 8वें प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। 8वां प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? जबकि इसका सही जवाब है वज्रयान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? आंध्रभोज। ओके, 4 विकल्प हैं, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का। जबकि सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 10वें प्रश्न पर। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य को इतिहास हेमू के नाम से जानता है। हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है दहशाला। दहशाला कर व्यवस्था जो थी ये टूडरमल के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया था अकबर के समय, और इस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था थी है ना, 10 वर्षों के लिए भूमि का लगान सुनिश्चित कर करके फिर उस पर काम किया जाता था, या दहशाला व्यवस्था कही जाती थी। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल्स डेथ वाज काउज्ड बाय। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं 12वें प्रश्न पर, और इसका सही जवाब है ए, शाहजादा सलीम के कारण हुई थी। 13th नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? ये प्रश्न कई बार और भी आ चुके हैं अलग अलग राज्यों के स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। अभी हम झारखंड पीसीएस का ये प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ भी ये पूछा जा चुका है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? सही जवाब है जहांगीर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? स्लेव्स के निर्यात को रोक दिया गया। सही जवाब क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए, 1764, 1789, 1858 और 1868। जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1789। 1789 वाज द राइट आंसर। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए आप ध्यान दें तो जेपीएससी में अब तक हम लोगों ने जो प्रश्न पत्र देखा है, इस प्रश्न में सारे प्रश्न इतिहास के ही आ रहे हैं। हम 15वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट को देखते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इतिहास के किस किस सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं। और आप चिंता मत कीजिएगा, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऊपर में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा या दक्ष एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, एजुकेशन कीजिएगा सर्च, और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेशन के बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन ध्यान से सेशन को देखिए, साथ साथ में ये जरूर देखिए कि कौन सा प्रश्न किस सेगमेंट से पूछा गया है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन आंसर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रश्न पत्र का एनालिसिस करना।
प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना ताकि हम आगे की अपनी रणनीति बना सकें। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? चार विकल्प दिए गए हैं, 1856, 1891, 1881 और 1905। सही जवाब है 1891 में ये पारित हुआ था, 1891 में। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी हम लोग कहते हैं, आज भी ये डिपार्टमेंट काम करता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या वॉरेन हेस्टिंग्स? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वाज दैट पर्सन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए, फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? चार विकल्प है, अलूरी सीताराम राजू, जोड़ानांग, झापकर बापा और रानी गायदिन-लियू। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोड़ानांग। 20वें प्रश्न पर आते हैं हम। 20वां प्रश्न है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, आपको ये बेहद आसान ही प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 21वें प्रश्न पर आ गए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी, लाहौर कॉन्फ्रेंस में हुई थी। रॉलर टेक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलर टेक्ट एक कानून था, इसे काला कानून भी लोगों ने कहा। इसे लाने का प्रयोजन क्या था? तो प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, उन पर रोक लगाना, कर्टेल द नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसे है? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसका संबंध प्रफुल्ल चाकी से था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध है? चार विकल्प दिए गए हैं, थेबेल ओराव, तिलका माझी, सिलू संताल और तुका हो। जबकि सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थेबेल ओराव। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद और सरदार पटेल। 25वां प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जिनका नाम है। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से ये कनेक्टेड थे, जुड़े थे, रिलेटेड थे। अब हम 26वें प्रश्न पर आ गए हैं और ये भूगोल का प्रश्न है। अब ज्योग्राफी का प्रश्न स्टार्ट हुआ है। चैंपियंस ध्यान दें, ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। मौसम बदलने का क्या कारण है? चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि मौसम बदलने का कारण क्या है। ऑप्शन में इसको एक बार पढ़ दे रहा हूं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अक्ष पर झुका होना। पहले तो आप याद रखिए, धुरी जो है वो अलग चीज है और कक्ष जो है वो अलग चीज है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने कक्ष पर और झुकी हुई है अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर। तो इसमें सही जवाब होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। कितने डिग्री? कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। अधोलिखित मतलब नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान तो विकल्प में है नहीं, लेकिन उसका एक उदाहरण विकल्प में है जो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसमें कोई भी
फॉसिल जो है, जीवाश्म जो है वो नहीं पाया जाता है। 28वां प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण और कृषि। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कृषि जो है वो जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग जिसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, मतलब शुष्क एरियाज में पाए जाते हैं। 30वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि जिसको मेडिटेरियन फार्मिंग कहा जाता है, प्राच्य खेती जिसको ओरिएंटल फार्मिंग कहा जाता है, व्यापारिक कृषि जिसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है, और व्यापारिक बागवानी जिसको कमर्शियल हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल फार्मिंग या प्राच्य खेती। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक वहाँ की स्थानीय हवाएं हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, या तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। 32वें प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं, नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा जा रहा है। फुलानी पश्चिम अमेरिका, बंटू सहारा, मसाई पूर्वी अमेरिका और नूबा सूडान, ये जनजातियों के नाम हैं और उनके स्थान के साथ उसको लिखा गया है और पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है और सारी चीजें ठीक है। 33वें प्रश्न पर आ गए हैं, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, समतापमंडल और आयन मंडल। याद रखिएगा दूर संचार प्रणाली जो है उसके लिए आयन मंडल इस्तेमाल किया जाता है, आयोनोस्फेयर। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित की स्थापना किस शहर में हुई थी? 4 विकल्प है, बंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा और कलकत्ता। याद रखिए कलकत्ता में हुई थी। 35वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या पश्चिमी? तो याद रखिएगा दंडकारण्य जो है वो मध्यवर्ती इलाके में पड़ता है। 36वां प्रश्न है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समुच्च रेखाएं, कंटूर लाइंस, एल्टीट्यूड्स। तो कंटूर लाइंस की हेल्प से ही दिखाएंगे ना रिलीफ फीचर्स को। 37वां प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है ना, तो सुनामी की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 ऋतु प्रवास शब्द, ऋतु प्रवास जो शब्द है वह किसके लिए उपयोग होता है? ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? जानवरों का झुंड में स्थानांतरित होना, मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, खानाबदोशों का स्थानांतरण। सही जवाब क्या है जल्दी से बताना है। तो भैया इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। लंबा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, मैचिंग करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदियां लिखी गई हैं, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियों के नाम हैं और बताना है कि कौन किसकी सहायक नदी होगी। तो देखिए कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, भूतापीय ऊर्जा जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र, मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जा रहा है आपसे और इसका सही जवाब है यह संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उपग्रह की दूसरी कक्षा के द्वारा उसी दिन, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार दूसरे दिन, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद, या परिवर्तनीय व नियंत्रणीय समय के बाद। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ना, सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार प्राप्त होगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन 42वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये भी आपको कूट का प्रश्न है, कोड दिया हुआ है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, है ना। जास्कर पर्वत श्रृंखला रेंज, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसको कहा जा रहा है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो सही क्रम सबसे पहले हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर हो जाएगा जस्कर, फिर लद्दाख, तब काराकोरम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जलवायु से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? वोल्केनो से। तो देखिए तो सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है। फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। जनजाति का नाम है और मूल राज्य थारू, भूटिया, मुंडा और कोल, और राज्यों में लिखा गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सही जवाब बताना है, कौन सा जोड़ा सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर ए, थारू। उत्तराखंड में ये जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति जनरली बिहार में पाई जाती है, बिहार झारखंड में, और अलग अलग जगहों पर है सब। 45वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर और एरी। ये क्वेश्चन कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि झीलों को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करना है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर इसका सही जवाब हमसे चूंकि पूछा जा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। 46वें प्रश्न पर आते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, नाम याद रखिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक चलती है, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर को मिलाती है। 47वां प्रश्न लंबा चौड़ा दिख रहा है, मैचिंग का है। एक तरफ स्ट्रीम्स के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ ओशंस के नाम लिखे गए हैं जहां वो बहती हैं, फ्लो करती हैं, मिलाना है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहाँ चलेगी? पेरू धारा कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ चलेगी, वेस्ट विंड कहाँ चलेंगे, ये सब है, और इसका सही जवाब हमें ढूंढना है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह जो धारा है यह पश्चिमी वायु प्रवाह धारा पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा जो है ये प्रशांत महासागर में चलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है यह हिंद महासागर में चलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये तो सबसे आसान सवाल हो गया। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, राइनोसरस के लिए जाना जाता है। आसवान बांध कहाँ है? नील नदी पर है, मिस्र में, इजिप्ट में, नील नदी पर। रोबस्टा क्या है? तो आसान से प्रश्न आने लगे। कॉफी इससे संबंधित है, कॉफी की का एक प्रकार है रोबस्टा, अफ्रीका में उत्पन्न होता है। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, अंतर सरकारी परिषद के नाम से की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारी आयोग ने किया था। सरकारी आयोग स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए याद कीजिएगा आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की फ्रीडम्स की बात की गई है, जिसमें एक यह भी है कि बिना हथियार के आप कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें क्या
नहीं आता है वो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आप में है हम लोग, और 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, उनका घेराव करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। 53 विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश HR खन्ना ने। क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इससे आसान प्रश्न तो आ ही नहीं सकता है। सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? हम लोग संविधान वाले चैप्टर में आ गए हैं, हिस्से में आ गए हैं, 6 माह तक मैक्सिमम। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कई बार क्लास में इस पर डिस्कशन हुआ है, 6 सप्ताह तक। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन होगा अनुदान का अनुरोध, है ना, डिमांड ऑफ ग्रांट। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? बजट का राजस्व अनुमान तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। बजट एक लेख पत्र है किस चीज का? मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। सही जवाब होगा सरकार की राजकोषीय नीति का है, फिस्कल पॉलिसी का है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए आर्टिकल्स पॉलिटी में याद करने जरूरी है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल से 1 या 2 प्रश्न हर बार की परीक्षा में आपको मिलेंगे। और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 117। आर्टिकल 117 में ये बात लिखी गई है। 61 पे आ जाते हैं, राज्य भविष्य निधि, है ना, स्टेट प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। कहां पर, कहां जमा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, सार्वजनिक लेखा निधि में, इसको पब्लिक अकाउंट फंड में जमा किया जाता है। 62वें प्रश्न, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? देखिए काम तो ये संसद का ही है, लेकिन कराती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, जो एक संसदीय समिति है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ? पंचायती राज में आरक्षित है 1/3, और कुछ राज्यों ने इसको एक्सटेंड करके 50% भी कर दिया है, और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी, जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी शायद आपको समझ में ना आए इसलिए इंग्लिश वाला देख लीजिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP का गठन हुआ? किसके विघटन से? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से शरद पवार ने ये NCP की स्थापना की, जो महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। 65वें नंबर पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? सही जवाब होगा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है, विभाग नहीं है? बैंकिंग विभाग उसमें नहीं आता है। एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, बैंकिंग डिपार्टमेंट उसमें नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा कि संसद में कई कट मोशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, उनके कई प्रकार हैं, जिनमें जो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, यह जो है वो नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत होता है, मतलब पॉलिसी कट मोशन के अंतर्गत ऐसी मांग की जाती है।
68वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक से जो वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है इसको नहीं रखा जाता है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हमसे अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, वो याद रखें कि हम जेपीएससी में 2014 के प्रश्न पत्र का एनालिसिस, विश्लेषण कर रहे हैं, उनके उत्तर देख रहे हैं और किस सेगमेंट से कौन सा प्रश्न पूछा गया है उस पर इस सेशन में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट वाला सेशन लेकर के आते हैं। यहाँ पर यही गुरु दक्षिणा है, इसलिए इसमें कोई कोताही ना करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कहीं कुछ इसमें कमी आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? सब तो आसान सा सवाल है, कानून मंत्री अम्बेडकर साहब ही थे। 70वां प्रश्न है, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? मतलब की गई किस मंत्रालय के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था, आईसीडीएस स्कीम को, जो 1975 में लागू किया गया था। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? नहीं था ये पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। निश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, कृषि सेक्टर की उपेक्षा और विदेशी निवेश में गलत विश्वास। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब था कृषि सेक्टर की उपेक्षा को लेकर के उसमें आलोचना इसमें नहीं हुई थी। देखिए ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से प्रश्न पूछा गया है। मतलब इस तरह की जो पॉलिसीज हैं करंट में, उनको एक बार देख लेना जरूरी होता है। 72वां प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी, यही पूछा जा रहा है आपसे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात पूछी जा रही है, तो सीमा शुल्क जो है, कस्टम ड्यूटी जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है। 74, तो एक दिवस वाला प्रश्न तो रहना जरूरी है और रहता ही है कि विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कब मनाया जाता है? कंज्यूमर राइट डे। तो इसका सही जवाब भी आप याद रखें, 15 मार्च को ये मनाया जाता है। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं जिनको ब्रिक कहा जाता है, इसमें साउथ अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? आपको याद रखना चाहिए, साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस जब शामिल हो गया तो ये हो गया ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका। एस फॉर कब शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, ये पूछा जा रहा है। सही जवाब है 2011 में शामिल हुआ है। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? भाद्रपद में मतलब भादों के महीने में कौन सी पूजा होती है, ये पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? 77 नंबर का प्रश्न है ये। संथालों के गांव के प्रधान को, ये देखिए स्टेट लेवल के क्वेश्चन सब आने लगे। क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा माझी कहा जाता है, माझी। अच्छा, धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, ये पूछा जा रहा है। धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन उरांव, कुरुख, मुंडा और संथाल। सही जवाब होगा उरांव। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा, सूरज कुंड नाम याद रखिएगा, फेमस है, झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? सही जवाब क्या होगा? 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है?
सही जवाब होगा दामोदर वैली रीजन, दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रश्न परीक्षाओं में, एसएससी लेवल तक की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई है? सही जवाब है 1948 में, आजादी के जस्ट बाद। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? 82 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब है 1909 ईस्वी में हुई थी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है जहां 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है? सही जवाब है हुंडरू। हुंडरू, हिंदी में हुंडू लिखाया हुआ है लेकिन ये हुंडरू है। 84वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? सही जवाब होगा राजा अर्जुन सिंह। 86वां प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है अप्रैल 1914 ईस्वी में, अप्रैल 1914 में। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में छोटनागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? याद रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह मुंडा। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर एक जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है, इनकी संख्या कम है। तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है यह पूछा गया है आपको जेपीएससी में, जिसका सही जवाब है जंगल का आदमी, मैन ऑफ फॉरेस्ट। लैक, लाह जिसको कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लक्ष्य शब्द से हुई है लाह की उत्पत्ति। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम था प्रभात कुमार, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, छोटनागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। सबसे पहले ये लोग सिंहभूम में अंग्रेज आए थे, याद रखना होगा इस चीज को। संथाल परगना, संथाल परगना काश्तकारी कानून, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? ये पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। और ये इसका सही जवाब है 1857 ईस्वी में ये लागू हुआ था, 1857 में। अब छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? ये भी पूछ लिया। विल्किंसन कानून लागू हुआ था 1837 ईस्वी में, 1837 में। 1837 में झारखंड में विल्किंसन लॉ लागू हुआ था। ये भी पूछ लिया कि छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 1908 ईस्वी में लागू हुआ। सोहराय, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सही जवाब है संथालों का। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी ऊंचाई कितनी है पूछा जा रहा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4480, 4480 फुट। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्योहार, फूलों के त्योहार का नाम क्या है? 4 विकल्प है, टूसू, बाहा, सरहुल या कर्मा। सही जवाब होगा सरहुल। 99वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। झारखंड के कृष्ण नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो छऊ नृत्य जो है यहाँ का, उसको राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि मिली है। चैंपियंस, अब हम आ गए हैं इस सीरीज के सबसे आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 पर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आसान सा प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी। ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और उस समय ये बीजेपी के सदस्य के रूप में थे और इन्हें झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने 2014 में जेपीएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस सेशन का पीडीएफ आप अगर चाह रहे होंगे, आपको ज़रूरत हो, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये उपलब्ध होगा। आप हमारे जो लाइव क्लासेस चलते हैं टीचमीट ऐप पर और गूगल मीट ऐप पर, दोनों जगह,
वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जेपीएससी में जीएस की जो तैयारी है उसकी एक संपूर्ण तैयारी कंप्लीट पैकेज है, उस पर आप ज्वाइन होकर के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दक्ष एजुकेशन के द्वारा अन्य परीक्षाओं के लिए भी तैयारियां करवाई जाती है, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। पूरे वर्ष ये सब जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहते हैं। आपकी जब इच्छा हो, आप ऑफलाइन में इच्छा हो तो ऑफलाइन में हमारे ब्रांच में आकर मिलें, अगर ऑनलाइन ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, आगे की प्रोसीजर वहाँ पर बता दी जाएगी। तो ये रहा आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और सेशन में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।